आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। अज्यूम अ ट्रांजेक्शन ए, एक ट्रांजेक्शन है ए नाम का, उसने होल्ड कर रखा है एक शेयर्ड लॉक आर। इट अज्यूम ट्रांजेक्शन ए होल्ड्स अ शेयर्ड लॉक आर इफ ट्रांजेक्शन बी, और दूसरा ट्रांजेक्शन है बी ऑल्सो रिक्वेस्ट फॉर अ शेयर्ड लॉक ऑन आर, वो भी एक शेयर्ड लॉक आर के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो इस कंडीशन में क्या शेयर लॉक उसको दे दिया जाएगा अथवा नहीं दिया जाएगा, क्या होगा ये आपको बताना है आंसर में। तो फर्स्ट है ऑप्शन, इट विल रिजल्ट इन अ डेडलॉक सिचुएशन, ये एक डेडलॉक सिचुएशन बन जाएगी। दूसरा है इट विल इमीडिएटली रिजेक्टेड, ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाएगी। और तीसरा है इट विल इमीडिएटली बी ग्रांटेड, ये इमीडिएटली ग्रांट कर दी जाएगी, उसको शेयर लॉक आर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है, मैंने ऑलरेडी 3 वाला डार्क कर रखा है, तो इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो ये 3 वाला, इट विल बी इमीडिएटली बी ग्रांटेड, उसको तुरंत शेयर लॉक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आपने देखा ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन है शेयर्ड लॉक के ऊपर, जो हमारा लॉक मैकेनिज्म है। एक ही एग्जाम के अंदर 2-3 क्वेश्चन लॉक मैकेनिज्म से पूछे गए हैं। तो अब इसका विश्लेषण, इसका विवरण समझते हैं, कैसे वो इमीडिएटली ग्रांट कर देगा, चलिए जानते हैं। तो एक बार फिर से हम लॉक और लॉक मैकेनिज्म के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा है फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन, मतलब ये जो लॉक मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूँ वो रीड और राइट ऑपरेशंस के लिए ही बता रहा हूँ। तो यहाँ लॉक मैकेनिज्म का क्या मतलब है? लॉक मैकेनिज्म का मतलब है जब एक ट्रांजैक्शन अपना काम कर रहा हो तो दूसरा ट्रांजैक्शन उसको इंटरफेयर ना करे, उसको डिस्टर्ब ना करे, ये है लॉक मैकेनिज्म। तो ये चीज इंश्योर करता है हमारा लॉक सिस्टम। अब लॉक जो है वो रीड और राइट ऑपरेशंस के बेसिस पर 2 तरह के लॉक होते हैं। एक तो आपका शेयर्ड लॉक, जिसको हम रीड लॉक भी कह सकते हैं। तो शेयर्ड लॉक जो होता है, अगर कोई ट्रांजैक्शन शेयर्ड लॉक लेता है तो इसका मतलब है कि वो उस डेटा आइटम को रीड करना चाहता है। तो रीड करने के लिए हम एक से ज़्यादा डेटा आइटम्स को भी अलाउ कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है मैनी ट्रांजैक्शन अलाउड, तो एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन को भी हम रीड ऑपरेशन अलाउ कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन भी यही था, अगर किसी ने शेयर लॉक आर होल्ड किया हुआ है तो क्या हम दूसरे ट्रांजैक्शन को भी शेयर लॉक प्रोवाइड करा सकते हैं? तो बिल्कुल करा सकते हैं, ये हमारा शेयर लॉक की डेफिनेशन ऐसा कह रही है। इसके बाद जो दूसरा हमारा लॉक होता है वो है एक्सक्लूसिव लॉक, जिसको हम राइट लॉक भी बोलते हैं। अगर किसी ने राइट लॉक होल्ड कर लिया है तो फिर दूसरे ट्रांजैक्शन को हम कुछ भी नहीं करने देंगे उस डेटा आइटम के ऊपर, ना तो उसको शेयर्ड लॉक प्रोवाइड कराएंगे ना ही उसको राइट लॉक प्रोवाइड कराएंगे किसी डेटा आइटम के लिए। तो मैंने यहाँ लिखा है अलाउड ओनली 1 ट्रांजैक्शन एट ए टाइम, और ये शेयर्ड लॉक किसके लिए होता है? ये राइट लॉक किसके लिए होता है? ये राइट लॉक होता है लिखने के लिए, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, एक्सक्लूसिव लॉक या राइट लॉक हम इसको बोलते हैं। तो ये राइट करने के लिए लॉक मांगता है कोई ट्रांजैक्शन, और लॉक देने के बाद और कोई दूसरा लॉक किसी दूसरे ट्रांजैक्शन को हम प्रोवाइड नहीं कराते हैं सेम डेटा आइटम के लिए। आई होप आपको लॉक मैकेनिज्म क्लियर हुआ होगा। तो इसी के अंदर एक कंसेप्ट आता है 2 फेज लॉकिंग का, और 2 फेज लॉकिंग के लिए इसके अंदर 2 फेज होते हैं, इसलिए इसको 2 फेज लॉकिंग बोलते हैं। और बाकी वर्क इसका क्या है, ये श्योरिटी करना कि कोई दूसरा ट्रांजैक्शन इसको इंटरफेयर नहीं करे, पहले ट्रांजैक्शन को दूसरा ट्रांजैक्शन इंटरफेयर ना करे, ये लॉकिंग मैकेनिज्म का मेन उद्देश्य है। ये मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य है, ट्रांजैक्शन के दौरान डेटा को एक्सेस करते समय कोई अन्य ट्रांजैक्शन उस डेटा को एक्सेस ना कर सके। तो बात हो गई आपकी कि कोई दूसरा ट्रांजैक्शन इंटरफेयर ना करे जब कोई एक ट्रांजैक्शन अपना काम कर रहा हो, जिससे डेटा की क्या बनती है, अखंडता बनती है। इसमें जो 2 फेजेस की मैंने बात करी वो 2 फेज होते हैं, एक तो ग्रोइंग फेज और दूसरा होता है श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज के अंदर तो एक ट्रांजैक्शन सिर्फ लॉक लेने का काम करता है, और जो श्रिंकिंग फेज है उसमें लॉक छोड़ने का काम करता है, एक एक लॉक
वो छोड़ता जाता है। इस पेज में कोई दूसरा नया लॉक हम उसको प्रोवाइड नहीं कराते हैं श्रिंकिंग फेज में। तो दोनों फेज आपको समझ में आए होंगे, एक है ग्रोइंग फेज जिसमें केवल लॉक लेता है, और एक है श्रिंकिंग फेज जिसमें केवल लॉक छोड़ता है कोई एक ट्रांजेक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टू फेज लॉकिंग है उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, जो हमारे ट्रांजेक्शन है वो सीरियल वाइज तरीके से चले, कोई दूसरा ट्रांजेक्शन एक पहले ट्रांजेक्शन को डिस्टर्ब ना करे, और बीच में कोई समस्या आए तो वो रोल बैक भी किया जा सके। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास एक बैंक अकाउंट या दो बैंक अकाउंट हैं, अकाउंट ए और अकाउंट बी। अब मुझे अकाउंट ए से 100 रुपये निकालने हैं और बी के अंदर जमा कराने हैं। ये मुझे ट्रांजेक्शन T1 करना है। अब देखो T1 ट्रांजेक्शन चलेगा कैसे, टू फेज लॉकिंग के हिसाब से देखते हैं। पहले आपका आएगा ग्रोइंग फेज। ग्रोइंग फेज में क्या होगा कि जो हमारा ट्रांजेक्शन है T1 वो अकाउंट ए पर लॉक ले लेगा, मुझे लिखना है अकाउंट ए के अंदर, तो वो एंट्री लिखेगा अकाउंट ए से 100 रुपये निकाले। अब ट्रांजेक्शन T1 बी वाले अकाउंट पर भी लॉक ले लेगा, क्योंकि उसको अब बी में पैसे डालने हैं, तो वो एंट्री लिखेगा बी के अंदर 100 रुपये जमा हुए अकाउंट ए के। ठीक है, अब उसका काम पूरा हो गया, तो अब वो लॉक छोड़ना शुरू करेगा जिसको हम बोलते हैं श्रिंकिंग फेज। अब काम पूरा हो गया, ए से 100 रुपये निकाले और बी में जमा करे, ये हमारा काम पूरा हो गया। तो अब जो ट्रांजेक्शन T1 है वो लॉक्स को रिलीज करना शुरू कर देगा। सबसे पहले वो ए वाले लॉक को छोड़ेगा, उसके बाद बी वाले लॉक को छोड़ेगा। इस तरह से ये लॉक मैकेनिज्म काम करता है, जिससे डेटा की अखंडता बनी रहती है। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर शेयर्ड लॉक किसी ट्रांजेक्शन ने लिया हुआ है तो दूसरे ट्रांजेक्शन भी उस डेटा आइटम पर शेयर्ड लॉक ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 3, इट विल बी इमीडिएटली बी ग्रांटेड। दूसरे ट्रांजेक्शन को शेयर्ड लॉक तुरंत ही अलाउ कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा।